नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस। पिछले वीडियो में हमने कताई के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था और बताया था कि कताई कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाती है। कताई करने से पहले किन किन अवस्थाओं से रेशों को गुजारना पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने मैकेनिकल स्पिनिंग के बारे में चर्चा किया था। आज हम रासायनिक कताई, जिसको हम केमिकल स्पिनिंग कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक विधि से निर्मित कृत्रिम रेशों को कताई द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले रेशे बनाने वाले रासायनिक पदार्थ के गाढ़े घोल को स्पिनिरेट के छिद्रों से होकर गुजारते हैं। धागे का व्यास और धागे की संख्या आवश्यकता अनुसार रखते हैं और स्पिनिरेट के छिद्रों की बारीकी और महीनता पर रेशों की बारीकी और महीनता निर्भर करती है। स्पिनिरेट के छिद्रों से बाहर निकालने के पश्चात रेशे सूख जाते हैं, जिससे बटकर, खींचकर और ऐंठन देकर स्पूल पर लपेट लिया जाता है। नन्हे रेशे, पहले भी बताया था, नन्हे रेशे को हम स्टेपल रेशा कहते हैं। और नन्हे रेशे बनाने के लिए रेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। रासायनिक स्पिनिंग भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्द्र, दूसरा होता है शुष्क, तीसरा होता है पिघली, चौथा होता है बायो कंपोनेंट। पहला आर्द्र कताई मतलब वेट स्पिनिंग, दूसरा शुष्क कताई ड्राई स्पिनिंग, तीसरा पिघली कताई मेल्ट स्पिनिंग और चौथा बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई बायो कंपोनेंट केमिकल स्पिनिंग। आर्द्र कताई में क्या करते हैं हम? कृत्रिम रेशों के निर्माण हेतु अंतिम अवस्था में तैयार रासायनिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्पिनिरेट के छिद्रों से होकर गुजारते हैं, जिससे अविरल लंबाई के रेशों का निर्माण होता जाता है। अब इन्हें धोकर कताई प्रक्रिया द्वारा गीली अवस्था में ही धागे तैयार करके स्पूल पर लपेट लेते हैं। दूसरी होती है शुष्क कताई ड्राई स्पिनिंग। इस विधि में धागे निर्माण हेतु अंतिम कोलॉइडल अवस्था में प्राप्त रासायनिक कोलॉइडल घोल को स्पिनिरेट के छिद्रों से होकर निकालते हैं। छिद्रों से बारीक रेशे निकलते हैं, जिन पर गर्म हवा या भाप प्रवाहित की जाती है, जिससे सॉल्वेंट या वाष्पीकरण हो जाता है और ठोस रेशा प्राप्त हो जाता है। अब इन्हें खींचकर और ऐंठन देकर कताई प्रक्रिया द्वारा मजबूत धागे का निर्माण किया जाता है। तीसरा है पिघली कताई मेल्ट स्पिनिंग। इस विधि से प्राप्त धागे का सर्वोत्तम उदाहरण नायलॉन है। इस विधि में ठोस सफ़ेद फ्लैक को पिघलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इसके बाद इस गाढ़े घोल को स्पिनिरेट के छिद्रों से गुजार कर हवा वाले चैम्बर में भेजते हैं, जहां ये ठंडा होने पर सख्त हो जाते हैं, जिन्हें खींचकर, ऐंठन देकर अथवा बटकर धागे को स्पूल पर लपेट लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम मेल्ट स्पिनिंग या पिघली कताई कहते हैं। रेशों को बाद में धोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और चौथा होता है बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई, बायो कंपोनेंट केमिकल स्पिनिंग। इस प्रकार की कताई के पॉलीमर को कई बार अलग अलग स्पिनिरेट के छिद्रों से निकालते हैं, फिर इन्हें खींचकर और ऐंठन देकर बटा जाता है और बटने के पश्चात धागे को स्पूल पर लपेट लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं संक्षेप में कि हमने क्या पढ़ा है, रेशों से धागे का निर्माण किन किन चरण में होता है, इसको एक नज़र में जानें। पहला होता है धुनाई, दूसरा होता है कंघी करना, तीसरा होता है खींचना, जिसको हम ड्राइंग आउट कहते हैं, चौथा होता है घुमाव देना, जिसको हम रॉविंग कहते हैं। घुमाव देना का मतलब है पोनी में हल्का सा ऐंठन देना। और चौथा होता है कताई। इस कताई में भी हमने 2 प्रकार की कताई के बारे में पढ़ाई किया। पहला है यांत्रिक कताई, दूसरा है रासायनिक कताई के मैकेनिकल स्पिनिंग और सेकेंड है केमिकल स्पिनिंग। मैकेनिकल स्पिनिंग में 2 प्रकार के हैं, जनरल मैकेनिकल स्पिनिंग और फर्स्ट है परंपरागत विधि या ट्रेडिशनल मैकेनिकल स्पिनिंग। ट्रेडिशनल मैकेनिकल स्पिनिंग में भी 2 हुआ, तकली और चरखा। और सामान्य आंतरिक विधि में रिंग कताई, स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, खुली अंतिम कताई, घर्षण कताई, ऐंठन रहित कताई और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। ये मैंने इसकी चर्चा किया है कि रिंग कताई से सबसे बढ़िया उत्पादन होता है। स्वयं ऐंठन देने वाली जो कताई होती है सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, इनसे सुंदर, मजबूत, चिकना और चमकदार धागा बनता है। खुली अंतिम कताई ओपन एंड स्पिनिंग से मोटा, रुक्ष, कड़ा धागा बनता है। घर्षण कताई से सुंदर, चिकना और आकर्षक धागा बनता है। ऐंठन रहित कताई से मजबूत धागा बनता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई से मजबूत धागा बनता है। रासायनिक कताई में अभी हमने चर्चा किया आर्द्र कताई, वेट स्पिनिंग, शुष्क कताई, ड्राई स्पिनिंग
पिघली कताई मेल्ट स्पिनिंग, और चौथा हुआ बायो कंपोनेंट रासायनिक कताई, बायो कंपोनेंट केमिकल स्पिनिंग। इस प्रकार से हमने रेशों के बारे में चर्चा किया है। अगले वीडियो में हम धागे के ऐंठन के बारे में चर्चा करेंगे और धागों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया सूत्र निर्माण प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको देखो। इसी में मैं धागों के ऐंठन के बारे में थोड़ा चर्चा करती हूँ। आप ये देखिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का प्रश्न आता है, रेशों के से कैसे धागे बनते हैं और धागों की ऐंठन क्या है। तो चाहे रेशा लंबा हो या छोटा, इन्हें ऐंठन देकर और बटकर ही धागा निर्माण का कार्य करते हैं। पहले भी आपने देखा, बिना बटा हुआ और बिना ऐंठन दिया हुआ अगर धागा बनाओगे तो मजबूत नहीं होगा, और जब उनसे वस्त्र बनाए जाएंगे तब वो टूट जाएंगे। इसलिए इनको विभिन्न विधियों द्वारा इन्हें ऐंठन देते हैं और बट करके फिर इनसे धागा तैयार करते हैं। और जब हम ऐंठन देते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं कि इनका जो खुला सिरा है वो आपस में लिपट करके अदृश्य हो जाए, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो उसमें फुज्जी निकल जाएगा, और जब फुज्जी निकलेगा तो सुंदर नहीं लगेगा। तो जब हम धागे को ऐंठन देते हैं तो इससे वस्त्र मजबूत, सुंदर, सूक्ष्म, महीन और उत्कृष्ट हो जाता है। और जो बहुत सुंदर और सूक्ष्म और महीन धागों पर अगर आप देना चाहते हो तो इसमें प्रति इंच की ऐंठन धागे पर दी गई प्रति इंच की ऐंठन पर निर्भर करता है, इसकी सुंदरता, इसकी सूक्ष्मता, महीनता और कोमलता। इस प्रकार ऐंठन वस्त्र के बाह्य स्वरूप के साथ साथ अंतः स्वरूप जैसे कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है। साधारणतः माना जाता है कि अधिक ऐंठन युक्त धागे से अत्यंत बारीक, मजबूत, सुंदर, आकर्षक और उच्च कोटि के वस्त्र का निर्माण होता है। और बहुत अधिक अगर आप ऐंठन दे दोगे तो उससे मोटा, रुक्ष, खुरदरा धागे का निर्माण होता है, और अत्यधिक ऐंठन से रेशे कमजोर होकर टूट भी सकते हैं। मतलब ऐंठन इतना दिया जाना चाहिए, बहुत अधिक ऐंठन दोगे तो धागे टूट जाएंगे, और अगर कम ऐंठन दोगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए उनका इस तरह से ऐंठन देना चाहिए जिनसे कि उनकी मजबूती, सुंदरता और आकर्षण बना रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि लंबे रेशों जैसे कि प्राकृतिक रेशा में रेशम है, और कृत्रिम रेशा में सभी प्रकार के रेशे हैं, जैसे नायलॉन, डेक्रोन, रेयॉन, टेरिलिन। ये सारी चीज़ें जो हैं कृत्रिम रेशे के हैं। तो कम ऐंठन युक्त धागे से निर्मित वस्त्रों में चमक और कोमलता अधिक होती है। छोटे छोटे रेशों को जैसे कपास, लिनन, ऊन, स्पन यार्न आदि को अधिक ऐंठन देकर मजबूत और टिकाऊ धागा बनाते हैं। अधिक ऐंठन युक्त धागों से क्रेप का समान वस्त्र तैयार होता है। वस्त्र निर्माण के लिए ताने के धागे को अधिक मजबूत और ऐंठन युक्त बनाया जाता है, क्योंकि वस्त्र बुनाई के समय इन्हें भारी तनाव, खिंचाव एवं झटकों का सहन करना पड़ता है। अगर ताने के धागे कमज़ोर होंगे तो वे इन झटकों को सहन नहीं कर सकेंगे। इस कारण धागे बार बार टूट जाएंगे, जिससे वस्त्र निर्माण कार्य असंभव हो जाएगा। बाने के धागे से भराई का कार्य किया जाता है। धागे की परख के लिए उसकी प्रति इंच ऐंठन देखी जाती है। अतः ऐंठन के आधार पर धागों के निम्नांकित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है निम्न ऐंठन युक्त धागा। इसमें प्रति इंच ऐंठन कम होती है। इनमें ऐंठन की संख्या 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच रखी जाती है। ट्विस्ट पर इंच TPI इसका 0 से 3 रखा जाता है। मध्यम ऐंठन युक्त में TPI ट्विस्ट पर इंच 3 से 7 रखी जाती है। इनमें साधारण ऐंठन रहता है। और अधिक ऐंठन युक्त धागा अगर रहेगा हाई ट्विस्ट यार्न, इसमें अधिक ऐंठन 7 से 12 ऐंठन प्रति इंच ट्विस्ट पर इंच होती है। ऐंठन देने हेतु इसकी दिशा निर्धारित की जाती है। आगे हम देखते हैं कि ऐंठन भी 2 प्रकार से दिया जाता है। एक बाईं ओर का ऐंठन जो एस अक्षर जैसा दिखता है, और दूसरा होता है दाईं ओर का ऐंठन जो जेड अक्षर जैसा दिखता है। तो दोनों में से चाहे आप दाईं दिशा में ऐंठन दे सकते हो या बाईं दिशा में ऐंठन दे सकते हो। जब बाईं दिशा की ओर ऐंठन देते हैं तो एस अक्षर जैसा ऐंठन दिखता है, दाईं दिशा की ओर देखते हैं तो जेड अक्षर जैसा ऐंठन दिखता है। और बाईं ओर से ऐंठन देने के लिए पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं, जिससे इसका घुमाव अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा दिखता है। अतः इसे एस ऐंठन भी कहते हैं। दाईं ओर से ऐंठन देने के लिए पोनियों को घड़ी की दिशा में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, जिससे इनका घुमाव अंग्रेजी के जेड के अक्षर जैसा दिखता है। इस कारण इसे जेड
ट्विस्ट कहते हैं। इस प्रकार बाईं ओर एस ऐंठन और दाईं ओर जेड ऐंठन दी जाती है। धागा निर्माण यंत्रों में ऐंठन दर को निश्चित करने के लिए रेगुलेटर लगे होते हैं। आगे हम आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे धागों के परिमाण, यार्न डायमेंशंस और सूचकांक और धागों के प्रकार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सहेलियों को भी आगे से आगे फॉरवर्ड करें, बताएं, जिससे कि उनको भी लाभ मिले। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।